Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we will study Standard 8 Social Science, Chapter number 5, Education and Social System during the British Rule, Part 1. This video is for Gujarat Board English Medium students. So let's start with the introduction. In ancient India, there were world-famous universities, educational institutions like. तो देखिए एंशियंट इंडिया में ही वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी. यूनिवर्सिटीज का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे. तो कौन से वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला. सो ये इतनी फेमस थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने आते थे. बट हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम मोस्ट ऑफ देम क्लोज डाउन. ये सारी बंद हो चुकी है क्योंकि रीज़न सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो भी मुस्लिम किंग्स थे उन्होंने जब इंडिया पे अटैक किया तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी तोड़ फोड़ दी. In ancient India, especially during Akbar's reign, there was a good deal of spread of education in Persian, Urdu and local languages. तो एंशियंट इंडिया में खास करके जो अकबर के टाइम पे जो है वो एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो अच्छा खासा हुआ था. कौन सी लैंग्वेज में हुआ था, पर्शियन, उर्दू या तो लोकल लैंग्वेजेस उस टाइम की. After the decline of Mughal period, teaching was carried out in schools, in Hindu monasteries and in madrasas in mosques. तो मुगल पीरियड का डिक्लाइन हुआ, मतलब उनका टाइम जब अब खत्म होने आया तो उसके बावजूद जो है टीचिंग जो है वो हिंदू मोनेस्टरीज में और मदरसास, मॉस्क में, मदरसास में जो है वो चालू रही. However, they provide primary level education. Their form was old and limited. But प्रॉब्लम क्या था कि प्राइमरी लेवल का एजुकेशन वो प्रोवाइड करते थे. और किस तरह का एजुकेशन था, एक तो ओल्ड टाइम का और लिमिटेड एजुकेशन ही उनके पास था. 1757 में इंग्लिश रूल बिगेन इन इंडिया. तो इंडिया में 1757 से इंग्लिश रूल स्टार्ट हो गया था. आफ्टर 1765 की बात करें तो देयर दीवानी पावर वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. फिर सभी को पता है, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि 1765 के बाद दीवानी पावर एस्टैब्लिश हो चुका था बंगाल, बिहार, ओडिशा में. Even during the British rule, due to their policy, education could not widen properly in India. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ था, उनकी ऐसी पॉलिसीज थी और उसके कारण जो इंडिया में एजुकेशन है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से. Now status of education in India. When British arrived in India, a prominent method of education was prevalent in India. तो जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो prominent यानी कि बहुत ही नोटिसेबल जो है वो एजुकेशन का मेथड जो था वो चल रहा था इंडिया में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर नोन एज विलेज स्कूल. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या बोलते थे, विलेज स्कूल्स बोलते थे, पंड्या स्कूल्स बोलते थे, या तो ट्रेडिशनल स्कूल्स बोलते थे, धूड़िया निसाड़ो. ओके, गुजराती में क्या बोलते, धूड़िया. धूड़िया मतलब जो धूल में बैठते, नीचे ही बैठते थे लोग, और निसाड़ यानी स्कूल. There was no formal education system. कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई चल रही थी. The school was set up in a public place of the village. देखिए स्कूल्स कहाँ हुआ करती थी, पब्लिक प्लेस पे हुआ करती थी. कहाँ हुआ करती थी, इन द शेड ऑफ बनियान ट्रीज, या तो कोई दूसरा पेड़, उसके छाव के नीचे बैठ के लोग स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते थे. कोई भी फिक्स करिकुलम नहीं था, कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं थी, कोई ट्रेन टीचर्स नहीं हुआ करता था. The teachers give education keeping in view the family condition of the child. तो टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से एजुकेशन देते थे, तो उस बच्चे की फैमिली कंडीशन की नीड को ध्यान में रख के. ओरल एजुकेशन स्टार्टेड विद नंबर्स. तो ओरल एजुकेशन स्टार्ट हुआ नंबर्स के साथ, टेबल्स के साथ, फिर बेसिक्स और अल्फाबेट सिखाए जाते. लेटर ऑन रिटन एजुकेशन जो है उसके बाद स्टार्ट हुआ. द टीचर हिमसेल्फ डिसाइडेड द कोर्स. कोर्स कौन डिसाइड करता था, टीचर खुद डिसाइड करते थे. टीचर की कोई फिक्स सैलरी हुआ नहीं करती थी. स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे वो टीचर को उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से पेमेंट करते. और ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो ओरल एजुकेशन पे हुआ करता था. देयर वॉज नो अरेंजमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्टैंडर्ड. अलग अलग स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को बैठाने का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था. ये टीचर के ऊपर था कि जो बच्चों को है किस तरह से एजुकेशन या किस तरह से सिखाना है, वो टीचर डिसाइड करते थे.
नाउ अर्ली एजुकेशन में और भी है कि इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय फॉरेनर्स। तो जो वेस्टर्न स्टाइल का जो एजुकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, तो फॉरेनर्स के द्वारा स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम कैरी इन श्रीरामपुर नियर कोलकाता इन 1789 AD। तो पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंडिया में ओपन हुआ वो किया था विलियम कैरी ने श्रीरामपुर जो कोलकाता के पास है 1789 AD में। संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर एटसेट्रा वर टॉट इन दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या पढ़ाया जाता? संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण और ग्रामर जैसे चीजें पढ़ाई जाती। श्रीरामपुर में ही जो है उनके जो फेलो है मार्समैन और उनकी वाइफ ने जो है वो गर्ल का स्कूल भी सेटअप किया था। जैसे ब्रिटिश जो वर एंगेज इन मिशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड एजुकेशन सिस्टम इन बंगाल। तो ऐसे ब्रिटिशर जो आए जो मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो खास करके जो रिलीजन को स्प्रेड करते थे, ओके, जो रिलीजन को स्प्रेड करना चाहते थे वो लोग ने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया बंगाल में। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। The Charter of 1813 AD allowed the Christian clergy to establish educational institutions in India। तो एक लॉ आया था चार्टर ऑफ 1813। इसके अंदर जो क्रिश्चियन क्लर्जी है, क्लर्जी का आप समझ सकते हो एक तरह से आप फादर समझ सकते हो, ओके, जो भी उनके एक तरह से पुजारी होते हैं जो फादर बोलते हैं जिसको हम, तो उनको परमिशन मिल गई थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया में ओपन कर सकते थे, यानी कि प्रीस्ट भी बोल सकते हैं। तो एक प्रीस्ट थे अलेक्जेंडर डफ, उन्होंने वेस्टर्न स्कूल स्टार्ट किया इंडिया में। इट वॉज डिसाइडेड, ये भी डिसाइड हुआ था कि जो एजुकेशन इस सिस्टम के हिसाब से जो भी एजुकेशन रहेंगे उसको एक साल में 1 लाख रुपए इस काम के लिए दिए जाएंगे। उसके बावजूद जो अरेबिक, पर्शियन और हिंदी सिस्टम जो है वो एजुकेशन में ऑपरेट होता रहा, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। Some of the India's leading reformers and British officers were of the opinion that Western education should be introduced in all over India, while some Hindus and Muslims believed that education should be given only in schools and madrasas respectively। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंडिया के लीडिंग रिफॉर्मर्स थे, ब्रिटिश के कुछ ऑफिसर्स थे, उनका ओपिनियन ये था कि जो पूरे इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे उनका ये भी मानना था कि एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू स्कूल्स है या मदरसा से मुस्लिम के उन्हीं में होना चाहिए और उसी तक सीमित होना चाहिए। During the time of William Bentinck, the East India Company proceeded towards imparting Western education under the Charter of 1833 AD। फिर विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ, चार्टर ऑफ 1833 का नियम आया, उस हिसाब से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट करना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट इंग्लिश एजुकेशन बिगैन इन इंडिया इन 1835। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन जो है 1835 में इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पॉलिसी बिकेम क्लियर दैट फाइनेंशियल एड्स वुड बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन ओनली। उसके बाद ब्रिटिश की ऐसी भी पॉलिसी आई जिसमें क्लियर कट ये बोल दिया था कि जो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश एजुकेशन के लिए ही दी जाएगी, बाकी कोई भी लैंग्वेज में या कोई और एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी। 1854 में वुड्स डिस्पैच जो है वो बुलाया गया एडॉप्टिंग अ यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो वुड्स डिस्पैच जो है उसमें क्या हुआ कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, किसके अगेंस्ट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया गोज टू विलियम बेंटिक। तो इंग्लिश एजुकेशन जो है इंडिया में स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो विलियम बेंटिक को जाता है। आफ्टर 1835 क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया के मेजोरिटी पार्ट्स में स्प्रेड हो चुका था, जैसे कि कलकत्ता बंगाल में, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था, पंजाब और वेस्ट इंडिया में भी फैल चुका था। Yet the old traditional education style still survived in the villages and towns। फिर भी कुछ कुछ गांव में और कुछ कुछ टाउन्स में जो है हमारे ओल्ड तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं फिर भी बचा रहा।
As the importance was given to English educated people in jobs, India's old educational institution began to decrease. फिर हुआ क्या कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है जॉब्स के लिए किसको दिया गया, इंग्लिश एजुकेशन को, या इंग्लिश में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. उसके कारण जो है इंडिया के जो पुराने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो धीरे धीरे कम होते गए. Due to the efforts of Elphinstone in Mumbai, Munro in Madras, Chennai, थॉमसन इन नॉर्थ इंडिया, नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंक्रीज ग्रेटली. तो देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके एफर्ट्स, जैसे कि एफिनस्टोन, मुंबई में एफिनस्टोन के एफर्ट के कारण, मद्रास में जो है मुनरो के एफर्ट के कारण, नॉर्थ इंडिया में थॉमसन के एफर्ट के कारण जो है बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस है वो बढ़े. प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी एजुकेशन बढ़ा. The Hunter Commission of 1882 AD thought of giving responsibility of primary and secondary level education to local self-governing bodies which would widen the scope of education. तो एक हंटर कमीशन आया 1882 में, जिसका ये मानना था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसको दे देना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को दे देनी चाहिए, जिसके कारण एजुकेशन जो है उसका स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. Not only this, the commission recommended to spread a certain percentage of the provincial revenue on education. और कमीशन ने ये भी रेकमेंड किया, ये जो हंटर कमीशन है इसने ये भी रेकमेंड किया कि जो है जो प्रोविंशियल रिवेन्यू, जहाँ से मतलब जो प्रादेशिक इस जगह का जो भी रिवेन्यू आता है तो उसका कुछ परसेंटेज जो है हमें एजुकेशन पे भी स्पेंड करना चाहिए. इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो द गवर्नमेंट प्रोमोटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, लिबरलाइज द रूल्स एंड अलाउड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड कलेक्शन ऑफ फीस. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकेंडरी एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने है वो कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट किया, थोड़े जो रूल्स है उसको और रिलैक्स किए, लिबरलाइज किए, और जो है उस जगह पे जहाँ जहाँ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना था वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट की और कलेक्शन ऑफ फीस भी स्टार्ट की. दे डेवलप्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो, इससे इन लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन भी स्टार्ट किया. The Chandler Commission appointed in 1917 AD made the provision to impart education up to secondary level in regional language और मदर टंग. फिर सैंडलर कमीशन आया 1917 में, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, प्रोविजंस दिया गया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो जो कोई भी स्टूडेंट है वो रीजनल लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में जो है वो पढ़ सकता है, उसको इम्पार्ट किया जाएगा. आफ्टर द मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड एक्ट 1990, कौन सा, जो मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड एक्ट है 1990, the Department of Education was given to elected representatives for the development of primary and secondary education in the provinces. फिर आया मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड एक्ट 1990. तो उसमें जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है तो उनको इलेक्ट करने का परमिशन मिल गया एक रिप्रेजेंटेटिव को, जो क्या करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है प्रोविंस का उसको डेवलप करेगा. ओके, मतलब इसके लिए खास करके एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया. In 1912 क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले सजेस्टेड टू एनेक्ट लॉ ऑन कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड इट. 1912 में भी गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने एक लॉ इनेक्ट करने के लिए सजेस्ट किया था ब्रिटिशर्स को कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बना दिया जाए, बट गवर्नमेंट ने है उसको रिजेक्ट कर दिया था. In 1936-80 the number of primary and secondary schools had increased. और 1936 में बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो है इंडिया में बढ़ गए थे. From this point of view, the British tried hard enough to give only basic education to the Indians just to get cheap clerks, but no vital arrangement was made for the education of science, technology and skill development. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितना भी हमने पढ़ा या जो भी हमने देखा, इससे ये क्लियर कट नजर आ रहा था कि जो ब्रिटिशर है उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बट वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन देने में मेहनत की, जिससे वो इंडियंस को जो है वो सस्ती जॉब दिला सके या क्लर्क तक की पोजीशन दिला सके. बट जो कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट या बहुत ही जो खास अरेंजमेंट करनी चाहिए जो जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए कोई ऐसे खास अरेंजमेंट देखी गई नहीं थी. और इसी के कारण हम बोल सकते हैं जो इंडिया का जो है वो एजुकेशन में जो है दुनिया में काफ़ी लैग्ड फार हो गया, मतलब कि बहुत ही पीछे रह गया. चलिए कुछ और भी जानने की चीज़ है, जिसमें इन द ईयर जो 1941 है, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल वाज क्वाइट हाई इन इंडिया. देखिए इंडिया में इलिटरेट पीपल बहुत ज़्यादा थे जब हम बात करें 1941 में. ये जो है इंडिपेंडेंस के जस्ट देखिए
6 साल पहले की बात है। एज पर सेंसस 1951-80 लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज 16.6%। आप देख सकते आज़ादी के बाद 4 साल हो गए, उसके बाद भी हमारा लिटरेसी रेट का मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता है, तो हमारी पॉपुलेशन का 16.6% को ही सिर्फ पढ़ना लिखना आता था। This meant that the British government did not give enough opportunities to India to develop in the field of education। इसका मतलब ये हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट नहीं की थी हमारे एजुकेशन फील्ड को डेवलप करने के लिए। Their policy was irresponsible। उनकी पॉलिसी कैसी थी? irresponsible थी। The rate of education was higher in the native provinces of India than in the British ruled India। तो जो नेटिव प्रोविंसेस थे इंडिया के, जो जिस पे ज़्यादातर इंडियंस हुआ करते थे, वहाँ पे जो है वो उसमें अच्छा खासा एजुकेशन का रेट चल रहा था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। तो जैसे कि 28%, जैसे कि वडोदरा में जो थे वो सयाजीराव गायकवाड़ थे, तो उसमें 28% था। ओके, मैसूर में 35% था, और कोचिन में भी 35% था, और 47.8% था त्रिवेंद्रपुर में। ओके, सो ये जो ऐसे प्रोविंसेस है जहाँ पे जो है वो ये नेटिव प्रोविंस माने जाते हैं, मतलब कोई ना कोई जो है इंडियन रूलर्स थे वहाँ पे। ओके, हाँ, वो काम कर रहे थे ब्रिटिश के अंडर ही काम कर रहे थे, बट थे वहाँ पे इंडियन रूलर्स। नाउ बात करते हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, हायर एजुकेशन इन द वेस्टर्न स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस। तो ब्रिटिश रूल के बाद जो है हायर एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ वेस्टर्न स्टाइल में। इन द बिगिनिंग वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता इन 1801। सो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग में वेलेस्ली ने जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाई कलकत्ता में 1801 में। In 1817-18, the efforts of David Hare and Vidyanath Mukherjee, a Hindu college was established in Calcutta। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुई 1817 में। किसके एफर्ट से? डेविड हेयर और वैद्यनाथ मुखर्जी, सॉरी। सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी वर इंट्रोड्यूस। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते? तो इंडिया की लैंग्वेजेस जो थी वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब इंट्रोड्यूस की गई। 1855 में ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो किस नाम से ज्यादा जानी गई? प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जानी गई। Earlier, in order to have educated staff of government offices, Warren Hastings established the Calcutta Madrasas Muslim College in 1780। तो पहले क्या होता, कुछ एजुकेटेड स्टाफ जो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए चाहिए थे, उनके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या एस्टैब्लिश किया था? कुछ कलकत्ता मदरसास ओपन किया, मतलब मुस्लिम कॉलेज ओपन की थी 1780s में, जिसके कारण उनको ऑफिस में जो है कुछ स्टाफ मिल सके। जोनाथन डंकन एस्टैब्लिश बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791। जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज बनाई थी 1791 में। एमहर्स्ट एस्टैब्लिश संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता इन 1823। कलकत्ता में 1823 में संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश की थी एमहर्स्ट ने। एजुकेशन विच कैन बी कॉल्ड मग्न कार्टा फॉर higher education and especially for the education of Hind was reformed in 1854-80 through Woods Dispatch। तो एजुकेशन जो है खास करके जो मग्न कार्टा बोला जाता था हायर एजुकेशन के लिए, और खास करके जो एजुकेशन जो था हिंद का जो एजुकेशन था उसको रिफॉर्म कब हुआ? 1854 में, जब वुड्स डिस्पैच आया। He specially recommended the establishment of universities in each province, a separate education department, maintenance of government colleges and schools। उनका खास करके वोट डिस्पैच का रिकमेंडेशन क्या था कि हर प्रोविंस में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किया जाए, मतलब बनाई जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेपरेट किया जाए, और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो उसको मेंटेन किया जाए, ये इनका रिकमेंडेशन था। उन्होंने और भी चीज़ें रिकमेंडेड की थी कि तो गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाए प्राइवेट स्कूल्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन की जाए टीचर के ट्रेनिंग के लिए, और बिजनेस के स्कोप को एक्सपांड किया जाए, वोकेशनल एजुकेशन के स्कोप को एक्सपांड किया जाए, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स एस्टेब्लिश किया जाए हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और वुमेन का एजुकेशन भी प्रमोट हो। ये सब वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन थे, और उन्होंने जो है कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की थी। द वुड्स डिस्पैच जो 1854 का था लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन द प्रोविंस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसी के कारण, वुड्स डिस्पैच के कारण ही 1854 में जो है वो एजुकेशन के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हर प्रोविंस में, और सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि बनाया गया।
Universities was established in Kolkata, Mumbai, Madras यानी कि चेन्नई ऑन द मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. सो यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन के मॉडल के हिसाब से कुछ और यूनिवर्सिटीज बनाए गए इंडिया में, जैसे कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में. In 1882 AD, universities was established in पंजाब एंड इलाहाबाद. 1882 में पंजाब और इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटीज ओपन की गई. एल्फिंस्टन कॉलेज वॉज फाउंड इन मुंबई इन 1844. तो एल्फिंस्टन कॉलेज जो है वो मुंबई में 1844 में बनाई गई. Thus, the colleges and universities was established in different parts of India which imparted higher education. तो हायर एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई गई. In 1904 AD, Curzon passed a law related to universities and reduced the number of elected members and gave place to the elected members in the Senate. तो 1904 में कर्जन ने एक लॉ पास किया यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड, और उन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है उसको कम करवा दिए एंड जो है इलेक्टेड मेंबर्स को जो है वो सेनेट में जगह दे दी थी. इन द 20th century also important institutions of higher learning like Banaras Hindu Universities 1916 AD, Jamia Millia Universities in 1920 AD, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1922 भी एस्टैब्लिश की गई इंडिया में. 20th सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हायर लर्निंग के लिए. कौन सी थी आपको याद रखना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाई गई जो 20th सेंचुरी में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज और शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटीज. 1946 में इंडिया में टोटल जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज थी वो थी 16. उसके बावजूद जो है वो ये देखा गया 16 यूनिवर्सिटीज कैसी थी, इनएडिक्वेट थी. मतलब उतनी यूनिवर्सिटीज काफी नहीं थी इंडिया के हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. नेशन विद लार्ज पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया भी देखिए हमारा जो है पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा था, ज्योग्राफिक एरिया बहुत ज्यादा था, और सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज. तो ये जो है ये लार्ज स्केल में हायर एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं कर सकेगी. ओके, ये क्लियर कट हमें पता चल सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोकेशनल एजुकेशन. तो वुड्स डिस्पैच जैसे आए 1854 में, उसमें वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रोविजंस था. हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 20th सेंचुरी. उसके बावजूद जो है 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आए जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी. और ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस थी उसमें से मोस्ट जो नोटिसेबल जो सबसे प्रोमिनेंट थी वो कौन सी थी, उसमें लिस्ट आती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, द बॉस रिसर्च सेंटर इन कोलकाता इंडिसिप्लिनरी थी, रिसर्च सेंटर अफिलिएटेड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन देहरादून, द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिल्ली, द सेंटर फॉर इंजीनियरिंग इन रुड़की एंड द भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पूना यानी कि पुणे. तो ये सब कैसे थी इंस्टीट्यूशन प्रोमिनेंट, मतलब बहुत सारी बनाई, बट इसमें जो मेजर जो प्रोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे दी हुई है. चलिए बात करते हैं वुमेन्स एजुकेशन. ओके, तो जब वुमेन का एजुकेशन की बात आएगी तब किसका नाम आएगा? राजा राम मोहन रॉय का. तो वुमेन्स एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ श्रीरामपुर में. 1813 से 1851 की बात है. जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे और कुछ भी और भी वेल्दी फैमिलीज जो थी उन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन की कुछ इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप की थी बंगाल, मुंबई और चेन्नई में. राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन जो 19th सेंचुरी में वुमेन्स एजुकेशन के लिए सजेस्ट किया, एडवोकेट किया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट जो है लार्जली निग्लेक्टेड द वुमेन्स एजुकेशन. गवर्नमेंट ने वुमेन का एजुकेशन निग्लेक्ट कर लिया था. ओके, एंड ड्यूरिंग 1849-50 जो बैथून है एन इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम बंगाल एंड एन आर्डेंट ब्राह्मो समाजी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एस्टैब्लिश्ड हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल इन 1849 AD. ठीक है, तो 1849-50 की बात है. जो बैथून है जो एक इंग्लिश एजुकेटर था बंगाल से और बहुत ही आर्डेंट ब्रह्मो समाज, मतलब ब्रह्मो समाज के, तो ये हम तो डिटेल में देखने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल ओपन की थी 1849 में. दे स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया में वुमेन के एजुकेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाले वही लोग थे. 1873 तक तो देयर वर 1640 यानी 1640 गर्ल्स स्कूल थी ब्रिटिश इंडिया में. एट दिस टाइम ओनली 4.89% ऑफ द गर्ल्स वेंट टू स्कूल. बट प्रॉब्लम क्या थी कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 4.89%
जो गर्ल है वो स्कूल जाती थी. सो इट कैन बी सेड दैट द सिचुएशन ऑफ फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत ही लो रहा थ्रू आउट द 19th सेंचुरी.